नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है कि जो यूपी पीसीएस है और आरओ है, इनकी परीक्षाएं अब नज़दीक आ चुकी हैं। ठीक है, यूपी पीसीएस की परीक्षा 27 अक्टूबर को है और आरओ की 22 दिसंबर को है। तो इसके संबंध में आज 1 अगस्त से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अभ्यास सीरीज। इसमें होगा क्या, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एक बार बता देता हूँ कि इसमें 40,000 एमसीक्यू सीरीज की प्रैक्टिस होगी। पूरे के पूरे 40,000 एमसीक्यू की प्रैक्टिस होगी और इन 40,000 प्रश्नों में आपके पॉलिटी के, जियोग्राफी के, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री सभी कुछ कवर होगा। इसमें 1990 से लेकर 2024 तक के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो सभी रहेंगे। और घटना चक्र पूर्वावलोकन मत समझ लेना, वही होगा। घटना चक्र पूर्वावलोकन में सभी प्रश्न नहीं दिए गए हैं पीवाईक्यू के, ठीक है। तो सभी प्रश्नों को यहाँ पर कवर किया जाएगा। अब कुल मिला के एक तरीके से पूरा का पूरा आपका सिलेबस रिवीजन होगा। और ये सीरीज किसके लिए है ये बता दूं पहले मैं, ठीक है। अगर आप पहले पढ़ चुके हैं, आपने कहीं पर नोट्स बनाई थी, आपने वो पढ़ा है, आप कहीं पर कोचिंग कर रहे हैं, ठीक है, कहीं पर कोचिंग कर रहे हैं या ऑनलाइन बैच आपने लिया है किसी का, आप एक बार एक रीडिंग अच्छे से सब कुछ पढ़ चुके हो, तब आपको ये सीरीज समझ में आने वाली है, ठीक है। क्योंकि इस पे एमसीक्यू के माध्यम से मैं आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन बताऊंगा, ठीक। अब जब आपने कोई चीज़ पढ़ी नहीं होगी वो आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगी, ठीक है। तो मैं ये मान के चलूंगा कि हाँ, आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, एक रीडिंग आपने लगा रखी है, ठीक। उसके बाद जितने भी तरीके के प्रश्न होंगे वो मेरा काम है मुझे सॉल्व कराना, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। उसके पहले बता दूं एक चीज़ कि जो क्लासेस होंगी अलग अलग टाइप की, जैसे आज पॉलिटी की है तो पॉलिटी एक दिन में 2 क्लासेस होगी। उसका जो शेड्यूल है, क्लास का शेड्यूल है, वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है ना। क्लास का शेड्यूल कैसे, कब कब, किस किस दिन कौन कौन सी क्लास होगी, वो पूरा शेड्यूल आपका टेलीग्राम पे पड़ जाएगा, तो उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आज से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं पॉलिटी की। आज पहली क्लास पॉलिटी की होगी। तो पॉलिटी हम लोग शुरू से करेंगे, एक एक प्रश्न को देखेंगे, ठीक है। और 27 अक्टूबर 22 दिसंबर तक पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। क्लियर है। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बहुत ही अच्छे से देखना है प्रश्न को और बहुत ही अच्छे से समझना है। अगर आ रहा है अच्छी बात है, उसको अच्छे से और देखना है, ठीक है। प्रश्न पढ़ेंगे कि किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया था। पॉलिटी का मैंने बिल्कुल शुरुआती वाला पार्ट लिया है, हालांकि ये मॉडर्न हिस्ट्री का लास्ट वाला पार्ट है। मॉडर्न हिस्ट्री में भी आ जाएगा और यहाँ भी आ जाएगा, डबल डबल रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या बोला गया है, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया था। इंडियन काउंसिल अधिनियम 1892, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919 और भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1935। 1909 को मार्लियामेंटो सुधार भी बोला गया, 1919 को मॉन्टेग्यू चिम्सफोर्ड सुधार भी बोला गया, ठीक है। लेकिन जो भारत शासन अधिनियम था इसमें कई चीजें की गई थी। जैसे मैं आपको ओरली बताऊं, इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन हटाकर केंद्रों में लागू किया गया था। ये आपको पता होगा अगर आपने पढ़ा है तो, ठीक है। और क्या हुआ था इसके तहत, इसके तहत एक अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था की गई थी, अखिल भारतीय संघ। लेकिन ये अखिल भारतीय संघ क्या हुआ था, ये लागू नहीं हो पाई थी। समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं, ये लागू नहीं हो पाई थी, ठीक है। और क्या हुआ था इसके तहत, इसके तहत एक फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई थी, संघीय न्यायालय। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को हुई थी। और क्या हुआ था इसके तहत, इसके तहत जो बर्मा है वो भारत से अलग हो गया था, भारत से अलग हुआ था बर्मा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें 1935 एक्ट के तहत हुई थी। और 1935 के एक्ट में कुल आर्टिकल कितने थे, 321 आर्टिकल थे या धाराएं बोल दें। और अनुसूचियां कितनी थी, अनुसूची थी 10। जो भारत का संविधान है उसमें जितने भी आर्टिकल हैं, सबसे ज़्यादा आर्टिकल भारत सरकार अधिनियम 1935 के एक्ट से ही लिए गए हैं, ठीक है। ये आपको पता होगा। तो इतनी बेसिक चीज़ें आपको याद रखनी है इस प्रश्न के माध्यम से, ठीक। चलिए आगे देखेंगे अगला। और याद रखना है अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित था कब, 1935 वाले एक्ट में। और ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। मैंने यहाँ पर वो कटिंग नहीं लगाई है जहाँ जहाँ पूछा गया है, ठीक है। अगर आप लोग बोलोगे तो वो भी लगा दूंगा। चलो अगला प्रश्न देखें। निम्न में से किस एक ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था।
तो देखिए कई सारे महापुरुषों के कई सारे स्टेटमेंट भी आते हैं, कई सारे महापुरुषों के स्टेटमेंट भी आते हैं और उन स्टेटमेंट को भी रटना पड़ेगा। ठीक, जैसे क्या बोला गया है कि भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था किसने, तो ये कहा था जी ऑस्टिन ने। जी ऑस्टिन का पूरा नाम ग्रेनविल ऑस्टिन, ग्रेनविल ऑस्टिन। ये वही ग्रेनविल ऑस्टिन है जिन्होंने क्या किया था, डीपीएसपी को, डीपीएसपी को संविधान की आत्मा बताया था। डीपीएसपी का मतलब, अब डीपीएसपी आपको पता होना चाहिए, डीपीएसपी का मतलब होता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा किसने कहा है, तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने ही कहा है। और भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है, तो वो भी ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है। क्लियर होगी। चलो आगे देखें अगला प्रश्न। भारत सरकार अधिनियम 1919 आधारित था, किस पर आधारित था, तो अगर आपने हल्का सा भी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा है, मॉडर्न हिस्ट्री, तो आपको पता होगा कि जो 1909 का एक्ट आया था, 1909 का एक्ट, इसको मार्ले मिंटो सुधार भी बोला गया, मार्ले मिंटो सुधार भी बोला गया। जो उसके बाद 1919 का एक्ट आया था, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी बोला गया। ठीक है, तो ये दो एक्ट काफी इंपॉर्टेंट है मॉडर्न हिस्ट्री के हिसाब से। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है ना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। मार्ले मिंटो 1909 में आया था। रैमजे मैकडोनाल्ड अवार्ड जो है, जी आपका 1932 में इस अवार्ड की शुरुआत की गई थी, और जो नेहरू रिपोर्ट आई थी वो 1928 में आई थी। ठीक है, तो ये सभी डेटा आपको ऑलरेडी याद होंगे, आपने मॉडर्न हिस्ट्री भी थोड़ा बहुत पढ़ा है तो। क्लियर, आगे देखते हैं। एक चीज बता दो, अगर आपको कुछ नहीं भी समझ में आ रहा है, आप नए स्टूडेंट हो, आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, लेकिन आपने गलती से केवल फॉर्म भर दिया है और ये लग रहा है कि नहीं प्रीलिम्स तो निकालना है, तो अब केवल और केवल पीवाईक्यू रटो। पीवाईक्यू में जो मैं 40,000 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, 40,000, इसी को रट लोगे ना अच्छे से तो काम हो जाएगा आपका, क्योंकि अब समझने समझाने का बहुत ज़्यादा समय नहीं है। आपको लग रहा होगा 4 महीने हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ नहीं सकते आप। ठीक है, बहुत अच्छे से डेप्थ में चीज़ें यहाँ पूछी जाती हैं, कोई वनडे एग्जाम तो है नहीं। ठीक है, तो इस वजह से ध्यान दीजिए आप। आगे देखेंगे कि संविधान सभा का प्रथम सत्र कब हुआ था। संविधान सभा, तो संविधान सभा कैसे निर्माण हुई, कैबिनेट मिशन आया था, कैबिनेट मिशन ने ही संविधान सभा का निर्माण किया था। और कैबिनेट मिशन की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को बैठक हुई थी। पहली बैठक कब हुई थी, ये क्या है, ये पहली बैठक है। पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946। और पहली बैठक में जो अध्यक्षता कर रहे थे, कौन कर रहे थे, सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा। और ये सच्चिदानंद सिन्हा कौन थे, ये अस्थायी अध्यक्ष थे, याद रखना है, ये अस्थायी अध्यक्ष थे। अच्छा, अगर मैं पूछूं आपसे स्थायी अध्यक्ष कौन थे, अगर मैं पूछूं संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो सभी को पता होगा, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर है, तो क्या बोला गया है, प्रथम सत्र मतलब 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन इज द राइट। और ये प्रथम सत्र कहां हुआ था, दिल्ली के केंद्रीय कक्ष में। ये भी पूछा गया है, कहां हुआ था, केंद्रीय कक्ष में हुआ था। क्लियर है, ये सब चीजें समझ में आ रही हैं अच्छे लेवल से। चलो आगे देखिए अगला। गवर्नर जनरल का पद पहली बार किस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया था, तो गवर्नर जनरल का पद पहली बार किस एक्ट के तहत बनाया गया था, ये पूछ रहा है। तो देखिए जो एक्ट है आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, बहुत ही प्रसिद्ध एक्ट है, इसी के तहत गवर्नर जनरल का पद बनाया गया था। हुआ क्या था, बंगाल का जो गवर्नर था, गवर्नर, केवल गवर्नर, इसी को चेंज करके गवर्नर जनरल बना दिया गया, गवर्नर जनरल। और पहला जो गवर्नर जनरल बना था वो था कौन, लॉर्ड वॉरेन, कौन था, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ये कौन था, ये पहला गवर्नर जनरल था। तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। क्लियर है, और अगर बोल दूं कि ये तो चलो बंगाल का गवर्नर जनरल है, कहाँ का है, बंगाल का,
अगर पूछ लूं कि बंगाल के गवर्नर जनरल से भारत का गवर्नर जनरल कब बनाया गया, भारत का गवर्नर जनरल कब बनाया गया, तो ये बनाया गया था 1833 एक्ट के तहत। क्लियर है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद अगर रेगुलेटिंग एक्ट की बात कर लो, इस एक्ट के तहत 1774 को कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, जो कि 4 सदस्यीय था। कितने सदस्य था, 4 सदस्य था। कौन कौन, एलिजा इप्पे, हाइड चैम्बर लिमेस्टर, हाइड चैम्बर लिमेस्टर। एलिजा इप्पे कौन था, ये मुख्य न्यायाधीश था। कौन था, ये मुख्य न्यायाधीश था। और बाकी ये हाइड चैम्बर लिमेस्टर कौन थे, अन्य न्यायाधीश थे। क्लियर हो गया, इतनी चीजें आपको इसमें से याद रखनी है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। इस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। देखिए अभी मैंने बताया है और सेम क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो इसीलिए कह रहा हूं, अगर आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही अच्छे से रट लेते हो समझ के, जैसा मैं समझा रहा हूं, आराम से हो जाएगा, ठीक। तो सुप्रीम कोर्ट, अभी मैंने बताया रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। लेकिन अगर बोल दे कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई कब, तो ये हुई थी 1 साल बाद, 1774 को। क्योंकि आर ओ यूपीपीसीएस जैसे एग्जाम में डेट भी काफी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको डेट पता है तो ही यार टिक करना, नहीं पता है तो रहने देना, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और 3 सदस्य था, सॉरी 4 सदस्य था, मैं बता ही चुका हूं। क्लियर है, आगे देखते हैं। हाँ ये अच्छा है प्रश्न, पढ़ेंगे पूरा अच्छे से। निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम ने ब्रिटेन में एक ऐसे नियंत्रण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवानी, सैनिक और राजस्व संबंधी सभी मामलों पर पूरी तरह नियंत्रण रख सके, नियंत्रण रख सके। अब नियंत्रण रखने की बात कहाँ आई थी, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो आपने पढ़ा होगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसको नियंत्रण बोर्ड भी कहा गया था, ठीक है ना। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई थी कंपनी के काम को कंट्रोल करने के लिए। कब हुई थी, 1784 में हुई थी। और 1784 में आया था पिट्स इंडिया एक्ट। क्या आया था, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। तो बस ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पिट्स इंडिया एक्ट क्या आया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पहले ही था। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कब हो गई थी, 1784 में। क्लियर हो गई चीजें, चलो आगे देखें। ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे। तो 1 लाख रुपए देने का अनुदान कब से शुरुआत हुई, और ये बहुत बार पूछा गया है, मल्टीपल टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है आर ओ पीसीएस जैसे एग्जामों में, ठीक है। तो याद रखना है 1813 का चार्टर था, 1813 का चार्टर, इसमें क्या हुआ था कि सालाना भारत में 1 लाख रुपए शिक्षा के लिए केवल दिया जाता था, सालाना, ठीक है। ये महीने का नहीं था, ये सालाना था, ठीक है, याद रखना अच्छे से। नेक्स्ट, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की अभिवृत्ति हुई थी। तो इसका याद रखना है चार्टर अधिनियम 1833। इसमें हुआ क्या था 1833 में कि गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी थी उसमें कानूनी सदस्य के रूप में एक सदस्य और आ गया था। कानूनी सदस्य बोल दें या विधि सदस्य बोल दें, ठीक है। ऐसे लिख दूं, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक विधि सदस्य या कानूनी सदस्य क्या हुआ था, शामिल हुआ था। और ये सदस्य था कौन, नाम पूछा जाता है कई बार, लॉर्ड मैकाले। कौन था भैया, लॉर्ड मैकाले। तो ये याद रखना है, कब का एक्ट है, 1833 का। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों को किस एक्ट द्वारा अलग किया गया था। तो कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक एक्ट को कब अलग अलग कर दिया गया था, ये पूछ रहा है। तो इसमें देखिए, जिस समय बोर्ड ऑफ कंट्रोल आया था उसी समय क्या हुआ था, कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया था। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल आया था कब आया था, 1784 में आया था। इसे क्या बोलते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट बोला जाता है, पिट्स इंडिया एक्ट बोला जाता है। इसका मतलब है यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 1784। देख रहे हो, बिल्कुल फैक्ट पूछ रहा है, फैक्ट पूछ रहा है और ऑप्शन में कोई नहीं भी है।
इस वजह से यहाँ पे बिल्कुल लॉजिक अपना नहीं लगाना है, जो बिल्कुल सटीक दे रखा है वही पूछना है, वही बताना है। क्लियर है? ध्यान दीजिए। अगला देखें, 1861 के अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं थीं। 1861 के अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या थीं? गवर्नर जनरल को आवश्यकता पड़ने पर अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। प्रांतों को स्थानीय विषयों के संबंध में कानून निर्माण का अधिकार दिया गया। उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। उपयुक्त सभी सत्य हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप लगा दो उपयुक्त सभी सत्य हैं। यही होता है दिमाग का खेल, और जबकि ये हो जाएगा गलत। यहाँ पे केवल ऑप्शन एक सही है। और मैंने आपको कई बार जब पुलिस के लिए या ऐसी जनरली भी पॉलिटी पढ़ाई है तो मैंने बताया है 1861 के एक्ट में पोर्टफोलियो अधिनियम भी आया था। ठीक है, पोर्टफोलियो अधिनियम भी आया था। और इस समय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, ठीक। और अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था। जो आप अध्यादेश पढ़ते हो आज की डेट में, आर्टिकल 123, आर्टिकल 213, तो वो 1861 से ही अधिकार दिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन है बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र किसे कहा जाता है? भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र। तो 1857 की क्रांति के बाद 1858 में महारानी विक्टोरिया ने घोषणा पत्र पढ़ा। महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को ही भारतीय स्वतंत्रता का अधिकार पत्र कहा जाता है। अब इस घोषणा पत्र को पढ़ा कब गया था? 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में पढ़ाया गया था। कहाँ पढ़ा गया था? डेट याद रखनी है, इलाहाबाद में। किसने पढ़ा था? तो लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था। किसने पढ़ा था? लॉर्ड कैनिंग ने। बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। क्लियर है? ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल प्रणाली आरंभ किया? अगर आपने पढ़ा हो कि मुस्लिम के लिए, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की थी, या पृथक निर्वाचक का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। ऐसे वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पढ़े होंगे आपने। अब मार्ले मिंटो, मार्ले मिंटो कहाँ था? मार्ले मिंटो 1909 में ही तो था। मार्ले मिंटो सुधार। तो बस ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। पृथक निर्वाचन की बात की गई थी मुस्लिमों के लिए, ठीक है, या अल्पसंख्यकों के लिए, ऐसे बोल दे। क्लियर है? नेक्स्ट, भारत के लिए उच्चायुक्त के पद का सृजन कब किया गया? भारत के लिए उच्चायुक्त के पद का सृजन कब किया गया, ये पूछ रहा है। तो देखिए, भारत के लिए जो उच्चायुक्त का पद का सृजन हुआ था वो 1919 के एक्ट में हुआ था। मतलब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में हुआ था। अब इसमें क्या क्या हुआ था समझेंगे अच्छे से। तो देखिए, इसमें एक तो यही है कि उच्चायुक्त के पद का सृजन किया गया। एक इसमें यह है कि प्रांतों में द्वैत शासन लागू हुआ। प्रांतों में द्वैत शासन लागू हुआ, और प्रांतों से हटाकर केंद्रों में द्वैत शासन कब लागू कर दिया गया? 1935 में लागू कर दिया गया। ये मैं बता चुका हूं आपको। दूसरा पॉइंट ये लिख लेंगे कि लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई, आपने पढ़ा होगा 1926 में हुई। तो भैया 1926 में तो हुई, लेकिन किस एक्ट के तहत हुई? तो 1919 एक्ट के तहत हुई। इसी एक्ट के तहत साइमन कमीशन भारत आया। साइमन कमीशन भारत आया। कब आया था? 1928 में। 1927 में नियुक्त हुआ था, 28 में भारत आया था। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक सही है? एक सही है इसमें, देखते हैं। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकारों को प्रशय दिया था। अगस्त प्रस्ताव 1940 में मूल अधिकार शामिल किए गए थे। क्रिप्स मिशन 1942 में मूल अधिकार शामिल किए गए थे। देखिए, क्रिप्स मिशन में मूल अधिकार शामिल नहीं थे। अगर शामिल होते तो यही क्या करते? संविधान सभा का निर्माण करते। 1935 में भी मूल अधिकार शामिल नहीं थे, यहाँ पे केवल आर्टिकल ज़्यादा थे। लेकिन नेहरू रिपोर्ट में, जो नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई थी, उसमें मूल अधिकारों को समर्थन दिया गया था। और मूल अधिकारों की मांग 1931 में भी हुई थी, कराची अधिवेशन में। और नेहरू रिपोर्ट संविधान का एक प्रारूप ही था।
इसी वजह से नेहरू रिपोर्ट को संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। याद रखना है कि जो नेहरू रिपोर्ट आई थी ना, नेहरू रिपोर्ट, इसको संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है, संविधान का ब्लूप्रिंट। ठीक है, तो ये अगर स्टैटिक पूछता है तो आप बता सकते हो। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दास्ता का एक नया अधिकार पत्र कहा? तो फिर से वही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम 1935 को दास्ता का एक नया अधिकार पत्र किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। और 1935 में क्या क्या था वो मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। मैं पहले बता चुका हूँ कि जो कुछ महापुरुष हैं जिनके स्टेटमेंट आते हैं अलग अलग चीज़ों को लेकर, उन स्टेटमेंट को पढ़ना है अच्छे से। ठीक, नेक्स्ट, ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, तो याद रखना है कि भारतीय स्वतंत्रता विधेयक, पहले तो विधेयक आएगा ना, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया, कब पेश किया गया था? 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में। कहां? ब्रिटिश संसद में। और इसे मंजूरी कब मिल गई? इसी को मंजूरी मिली, मंजूरी कब मिल गई? 18 जुलाई 1947 को। देख रहे हो, बहुत ही कम समय में ये विधेयक पास हो गया था। क्या हो गया था? पास हो गया था। तो याद रखना है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया? जुलाई 1947 में। ऑप्शन सी इज द राइट। क्लियर है? आगे देखेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो पहली चीज तो अंतरिम सरकार का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुआ था। अब यहां से दो चीजें पूछी जाती हैं। पहली चीज, यहां से 3 क्वेश्चन बनते हैं। देखो, पहली चीज, एक मिनट, अंतरिम सरकार की घोषणा कब हुई? दूसरा पॉइंट ये पूछा जाता है अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? और तीसरा ये पूछा जाता है कि अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग कब शामिल हुए? मुस्लिम लीग कब शामिल हुए, डेट बताओ। ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां से पूछे जाते हैं। तो अंतरिम सरकार की घोषणा होती है 24 अगस्त 1946 को। याद रखना है 24 अगस्त 1946 को। इस जो गठन हो जाता है वो हो जाता है 2 सितंबर 1946 को। और मुस्लिम लीग इसमें शामिल होती है 26 अक्टूबर 1946 को। कब? 26 अक्टूबर 1946 को। 5 सदस्य इसमें शामिल हुए थे मुस्लिम लीग के, 5 सदस्य। ये 3 डेटें आपको अच्छे से याद रख लेनी है। तो अंतरिम सरकार का गठन पूछा गया है, गठन में एग्जैक्टली 2 सितंबर 1946 है, तो बस सितंबर 1946। अगर घोषणा पूछता तो हम अगस्त 1946 करते। ठीक है, अच्छे से ध्यान देना है। नेक्स्ट, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। और मिलान वाले प्रश्न तो काफी आते हैं, चाहे वो पीसीएस दीजिए चाहे आरओ दीजिए, मिलान वाले क्वेश्चन अच्छे खासे आ जाते हैं। देखिए, लॉर्ड मिंटो यहां पे दिख रहा है। अब मैंने आपको क्या बताया? मार्ले मिंटो और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ये 2 सुधार बताए थे। और मार्ले मिंटो बताया था कि ये 1909 वाला है। और भारत परिषद अधिनियम 1909, तो ए का हो गया 3, ए का हो गया 3। मैं अपने हिसाब से कर रहा हूं जैसे मुझे आता है। ठीक, ए का हो गया 3, बस मिलान करो। ए का 3 इसमें नहीं है, काट दो। ए का 3 इसमें नहीं, काट दो। ए का 3 इसमें नहीं, काट दो। ए का 3 इसमें है, बस ऑप्शन डी इज द राइट। और इस टाइप के अगर मिलान वाले क्वेश्चन आते हैं तो 90% चांसेस होते हैं कि आपका प्रश्न सही ही होगा। समझ रहे मेरी बात? तो इस वजह से। और जैसे अगर बात करूं लखनऊ समझौता, तो लखनऊ समझौता 1916, जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों एक साथ अधिवेशन हुआ था, दोनों एक साथ आ गए थे। ठीक है, तो इसको लखनऊ पैक्ट भी बोला जाता है। ठीक, तो ये सभी फेमस चीजें हैं, आपको पता होगा। नेक्स्ट, माउंट बेटन योजना आधार बनी। माउंट बेटन भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, और यह कह दें स्वतंत्र भारत का प्रथम अंग्रेज गवर्नर जनरल। ठीक है, देखिए, तो
आधार बने थे किस वजह से? देश के विभाजन का। भाई देश का विभाजन इन्होंने ही तो करवाया था लीगली तौर पर, ठीक है, वरना मारधाड़ हो रही थी। तो विभाजन योजना आई थी, इसी को माउंटबेटन योजना बोलते हैं। माउंटबेटन योजना कब आई थी? 3 जून 1947 को। 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने अपनी योजना प्रस्तुत की। इसमें क्या था कि दोनों डोमिनियन भारत पाकिस्तान को विभाजित करना आवश्यक माना था, ठीक है। तो 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना कही जाती है, ध्यान रखना है इसके बारे में। नेक्स्ट, सूची 1 सूची 2 मिलान करना है। प्रमुख अधिनियम है, प्रमुख प्रावधान है कि इन सब अधिनियमों में क्या क्या प्रावधान किए गए थे, देख लेते हैं। अगर हमको इनमें से एक भी प्रावधान पता है तो उसको पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे अगर बात करूं मैं कि केंद्र में द्वैत शासन, केंद्र में द्वैत शासन, अब मैंने आपको बताया है कि प्रांतों से द्वैत शासन हटकर केंद्रों में द्वैत शासन लागू हुआ था 1935 के एक्ट में, ये मैं बता चुका हूं आपको। तो बस डी का मैं दूसरा कर दूंगा, डी का मैं 2 कर दूंगा और डी का 2 कर दूंगा। तो देखो डी का 2 इसमें है, इसमें है, मतलब सी में नहीं है, तो सी तो आंसर नहीं हो सकता। क्लियर है, ये बात तो क्लियर हो गई। उसके बाद प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में गैर सरकारी बहुमत, ये कब हुआ था? प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में गैर सरकारी बहुमत, तो ये हुआ था भैया 1909 मार्ले मिंटो वाले में। तो बी का हो गया 4, बी का मैं 4 ले जाऊं, बी का 4, तो बी का 4 हमें मिल गया इसमें, और कहीं तो है नहीं, बस ऑप्शन बी इज द राइट, ठीक है ना। हार्ड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इन सभी अधिनियमों की कुछ विशेषताएं जो हैं वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, वही आपका मिलान में आ जाता है। क्लियर है, आगे देखेंगे। नीचे 2 वक्तव्य दिए हैं, कथन है कारण है। अब कथन कारण वाले तो क्वेश्चन अक्सर आते हैं, पीसीएस आरओ में फेवरेट है। कथन है, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। कारण है, इसको एक ग्रहित संविधान कहा जाता है। पहला देखते हैं अलग अलग सही है कि नहीं। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, बिल्कुल सही है। अगर किसी देश का संविधान उन देश की समस्याओं को या आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता है तो वो संविधान काहे का, इसका मतलब पहला तो बिल्कुल सही है। दूसरा है, इसको एक ग्रहित संविधान कहा जाता है। ग्रहित मतलब होता है ग्रहण, और आपको पता है कि भारत का संविधान बनने में जो संविधान के आर्टिकल है कई देशों का अध्ययन किया है और कई देशों से कई सारे प्रावधान लिए गए हैं, ग्रहण किए गए हैं, तो इसको एक ग्रहित संविधान कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। जैसे मूल अधिकार यूएसए से लिया गया, जो महाभियोग यूएसए से लिया गया, 12 मनोनयन राज्यसभा में आयरलैंड से लिया गया है ना, तो कई सारी चीजें अलग अलग देशों के संविधान से ली गई हैं। अब एक दूसरे को ये पूरक है कि नहीं, देखो भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, इसी वजह से इसको एक ग्रहित संविधान कहा जाता है। गलत, देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं तो बिल्कुल सही है, अलग पॉइंट है, और ग्रहित संविधान है ये भी अलग पॉइंट है, दोनों अलग अलग टाइप से सही है। इसका मतलब है कि दोनों सही है। पहले तो ये तो हटा ही दो। उसके बाद ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। क्या है? नहीं, इसमें लिखा है, हाँ नहीं है, ऑप्शन आर ए दोनों सत्य हैं, लेकिन दोनों अलग अलग टाइप से सत्य है, एक साथ सत्य नहीं है, ठीक है। मतलब ऐसा थोड़ी बोलेंगे भैया ये ग्रहित संविधान है, क्यों? क्योंकि आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। नहीं भाई, ग्रहित संविधान इस वजह से है क्योंकि इसने कई देशों के संविधान से लिए हैं कई सारे प्रावधान, इस वजह से ग्रहित है। क्लियर है, चलो नेक्स्ट। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? यहां प्रस्ताव की बात हो रही है, मतलब प्रस्तावना मतलब उद्देशिका की बात हो रही है, यह समझना है, उद्देशिका। और अगर मैं यहां प्रस्तावना की बात कर लूं, प्रस्तावना या उद्देशिका, इसको 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था, और इसको जो मंजूरी मिल गई थी वो कब मिल गई थी? 22 जनवरी 1947 को क्या मिल गई? मंजूरी मिल गई थी। तो ये संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सत्य है। इसकी बात हो रही है प्रस्तावना की। क्लियर है, आगे देखें नेक्स्ट। भारत एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, एक प्रातिनिधिक लोकतंत्र है, एक लोकतांत्रिक समाज है,
समाजवाद से बंधा हुआ है। क्या है इसमें भारत? 1 और 2, 1, 2, 4, 2, 3, 4, ये सभी। तो देखो, लोकतांत्रिक गणराज्य गणतंत्र है, बिल्कुल सही, गणतंत्र दिवस मनाते हैं इसी वजह से। प्रतिनिधिक लोकतंत्र है, जो प्रतिनिधि चुनते हैं वो भी लोकतंत्र के अनुसार, बिल्कुल सही है। लोकतांत्रिक समाज भी है, हमारा समाज क्या है? लोकतंत्र है, बिल्कुल सही है। समाजवाद से बंधा हुआ है, आप प्रस्तावना जब पढ़ोगे तो क्या है? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए थे कि नहीं? तो समाजवाद भी है ऑलरेडी, तो सभी चीजें हैं। इसी वजह से यहाँ पे सभी चारों ऑप्शन इज द राइट, ऑप्शन डी इज द राइट। क्लियर है? नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा का परामर्शदाता कौन था? परामर्श कौन देता है? परामर्श कौन देता है? परामर्श देता है मतलब सलाहकार, सलाहकार। तो भारतीय संविधान का सलाहकार कौन था? संविधान सभा का सलाहकार कौन था? बी एन राव। कौन थे? संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? बी एन राव। सिंपल क्वेश्चन है, वनडे एग्जाम का क्वेश्चन है। अब ये बी एन राव कब बने थे संविधान सभा के सलाहकार? ये बने थे 11 दिसंबर 1946 को, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने थे, तभी इनको ये पदवी सौंपी गई थी। क्लियर हो गया? डेट याद रखनी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इस टाइप के प्रश्न तो बहुत ही अच्छे खासे हैं, कि टाइम के अनुसार उन्हें सेट करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं जो आ रहा है उसको करते हैं। तो भैया हमें ये आ रहा है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, भारतीय संविधान पारित हुआ। क्या लिखा है? भारतीय संविधान पारित हुआ। तो पारित कब हुआ था? जब बनकर तैयार हुआ था, 26 नवंबर 1949। उसके बाद है लागू कब हुआ? पूरी तरीके से लागू हुआ था भैया 26 जनवरी 1950। ठीक है, प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुई थी? प्रारूप समिति आपने पढ़ा होगा, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था, जिसमें 7 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। क्लियर है? चारों डेटें वनडे एग्जाम में हजारों बार पूछी गई हैं। तो ये चारों डेटें अलग अलग भी याद होनी चाहिए, और ये अलग अलग प्रकार से इससे 4 क्वेश्चन बनते हैं, पहले बता दूं 4 प्रश्न बनते हैं इससे। तो अब चारों डेटें मैंने लिख दी हैं, चारों डेटें आपको भी पता है। अब क्रम अनुसार लगा लो कि पहले क्या हुआ था। पहले आएगा भाई 46 आएगा, पहले तो पहले 46 आएगा, इसका मतलब है ये आएगा पहले। ठीक है, उसके बाद 47 आएगा, प्रारूप समिति 1 आएगा। ठीक है, उसके बाद 49 आएगा, सेकंड नंबर। ठीक है, तो मतलब ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है? आगे देखेंगे। नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए। अच्छा, ठीक है, देख लेते हैं। अगर संविधान सभा की बात करें, क्योंकि हम लोगों ने बहुत बातें कर ली हैं, संविधान सभा में कुल बैठक, कुल अधिवेशन और कुल वाचन कितने हुए थे? पहले ये नंबर याद होने चाहिए। कुल बैठक हुए थे 166, अधिवेशन हुए थे 12 और वाचन हुए थे 3। ये आपको ध्यान रखना है संविधान सभा में। पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, ये सबको पता है, सॉरी 46 है, 1946 को, ये सबको पता है। जो अंतिम बैठक हुई थी वो हुई थी 24 जनवरी 1950 को, जो कि 12वें नंबर का अधिवेशन था, 166वें नंबर की बैठक थी। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को। क्लियर हो गया? ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा का गठन किया गया, संविधान सभा का गठन किया गया किसके तहत किया गया? ये पूछ रहा है। क्रिप्स प्रस्ताव के अंतर्गत। क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में। माउंटबेटन योजना 1947 में। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में। और कैबिनेट मिशन 1946 में। कौन सा सही है? तो बस ऑप्शन सी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, कैबिनेट मिशन। क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव, बेवली योजना, ये सभी जब रद्द हो गई थी उसके बाद कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, मार्च 1946 में। और ये कितने सदस्य था? 3 सदस्य। इसने क्या किया था कि संविधान सभा का पूरी तरीके से निर्वाचन के तहत, चुनाव के तहत गठन किया था। उसमें कौन कौन सदस्य रहने वाला है वो सभी। कौन कौन था इसमें? पैथिक, लॉरेंस, ए बी
अलेक्जेंडर स्टेफोर्ड क्रिप्स। पैथिक लॉरेंस कौन था? अध्यक्ष था। पैथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष था। ठीक है, तो संविधान सभा का गठन हुआ था वो कैबिनेट मिशन के द्वारा ही हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है इतनी चीजें। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्य थे? कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित जो अंतरिम सरकार था जिसका नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा हुआ था, तो इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? कुल सदस्य थे इसमें 14। और इसकी अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था हम लोग देख ही चुके हैं, 2 सितंबर 1946 को। ठीक है, कितने सदस्य थे? 14 सदस्य थे। ठीक, नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिएगा। संविधान सभा के प्रथम दिन, प्रथम दिन का मतलब है पहला दिन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। और प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद ने नहीं की थी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। और ये उस समय अस्थायी अध्यक्ष बने थे। क्या बने थे? अस्थायी अध्यक्ष बने थे। ठीक है, जी आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फिर आपके 11 दिसंबर 1946 को बने थे स्थायी अध्यक्ष। ठीक, नेक्स्ट, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? देखिए, बहुत सारी समितियां आती हैं एग्जाम में, और खासकर ये तो सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन समितियों में क्या होता है कि एक तरफ मिलान करने को आ जाता है कि भाई ये समिति है, इनके अध्यक्ष रहे हैं, मिलान करो। आपको करना क्या है, जहां भी प्रांत आ जाए और जहां भी संघ आ जाए, प्रांत आ जाए तो सरदार पटेल टिक करना है, और संघ आ जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू टिक करना है। ये एक ट्रिक है, अगर आपको समिति नहीं पता है और प्रांत संघ कुछ भी लगाए आगे तो ये कर देना है। जैसे प्रांतीय लगा हुआ है तो प्रांतीय लगा हुआ है तो क्या करना है? सरदार पटेल करना है। ऑप्शन डी इज द राइट। ठीक है, जब नहीं आ रहा हो तब ये फॉर्मूला अपनाना है। अगर कोई भी समिति आ जाती है, जैसे अल्पसंख्यक उप समिति है ना, कई सारी समितियां हैं, फिर झंडा समिति है, अब सब में प्रांत तो संघ थोड़ी ना लगा होगा। ठीक है, नेक्स्ट, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो हम लोग कर ही चुके हैं, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव थे। 11 दिसंबर 1946 को ये सलाहकार बने थे। क्लियर, नेक्स्ट, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखो आ गया झंडा समिति, और झंडा समिति के अध्यक्ष थे, याद रखना है बहुत ही अच्छे तरीके से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। संविधान देने का प्रस्ताव तो सेम ही है, सेम क्वेश्चन है शायद। संविधान देने का प्रस्ताव, प्रस्तावना की बात हो रही है, कब पारित हुआ था? 22 जनवरी 1946 में। और कब प्रस्तावित हुआ था? 13 दिसंबर 1946 में। और पास कब हो गया? तो 22 जनवरी 1947 में। क्लियर है, नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? प्रश्न पढ़िए अच्छे से, कौन सा सही नहीं है, पढ़ लेते हैं अच्छे से। PM मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के एक सदस्य थे, बिल्कुल सही है। जो प्रारूप समिति थी, प्रारूप समिति यहां लिख देता हूं, प्रारूप समिति जो थी इसका गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। 7 सदस्य था, जिसमें से अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। क्लियर, दूसरा है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया, तो बिल्कुल सही है। जब संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, तो संविधान सभा मौजूद थी, संविधान सभा ही तो बना रही थी संविधान को, इसने स्वीकार कर लिया, बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद है बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज की संतुष्टि की गई, बिल्कुल सही। और बलवंत राय मेहता ने क्या था? त्रिस्तरीय 3 स्तरीय पंचायती राज की बात की थी, जो कि आज भी लागू है। ठीक है, पंचायती राज जो आपने पढ़ा होगा इसके बारे में बिल्कुल पहला ही लाइन है। बलवंत राय मेहता समिति कब रिपोर्ट आई थी? 1957 में। उसके बाद है, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण भारत का राष्ट्रपति है, जो कि सरासर गलत है। मूल अधिकारों का संरक्षण राष्ट्रपति नहीं है, कौन है? सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है। कौन है भैया? सुप्रीम कोर्ट और
हाई कोर्ट है। क्लियर है? नेक्स्ट, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? आरओ ए आर ओ में ये मल्टीपल टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है, आरओ ए आर ओ सिंगल बता रहा हूं। किसने कहा था? स्टेटमेंट है ये, और मैंने बोला ही है स्टेटमेंट जितने भी आएंगे उनको अच्छे से याद करना है। संविधान सभा कांग्रेस थी, कांग्रेस भारत था। ये कहा था ऑस्टिन ने, ग्रीनविल ऑस्टिन ने। जो पहला क्वेश्चन था शायद उसमें भी एक स्टेटमेंट आया था, उसमें भी ग्रीनविल ऑस्टिन ने ही कुछ कहा था, संविधान को संघवाद कहा था। ठीक है, तो उसी ग्रीनविल ऑस्टिन ने क्या कहा, जी ऑस्टिन ने क्या कहा है, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। क्लियर है? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट, इनमें से कौन भारत का प्रथम कानून मंत्री था? सिंपल क्वेश्चन है भैया, कानून किसने बनाया था, संविधान किसने बनाया? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बनाया। तो कानून मंत्री कौन होगा? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ही तो होंगे ना। ऑप्शन बी इज द राइट, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्लियर है? नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो देखो, संविधान सभा में कुल सदस्यों में एक आपसे पूछता है महिला सदस्य, एक आपसे बोलता है एससी कितने थे, एक आपसे पूछता है एसटी कितने थे। महिलाएं थी 15, एससी थे 26, एसटी थे 33। ठीक है, एसटी ज्यादा थे, एससी कम थे, ये मत समझ लेना गलत लिखा हुआ है। और महिलाओं में 15 महिलाओं में एकमात्र मुस्लिम महिला थी, एकमात्र मुस्लिम महिला, जिसका नाम क्या था? बेगम एजाज रसूल। क्या नाम था? बेगम एजाज रसूल। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। भारतीय संविधान, यूनियन शब्द किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो जो यूनियन शब्द है ये किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? और ये सभी आपके लेटेस्ट क्वेश्चन है, ये आपका यूपीपीसीएस जे में आपका पूछा गया है, जो अभी परीक्षा हुई है। ठीक है, तो याद रखना है यूनियन, यूनियन मतलब संघ। कहीं कहीं लिखा होता है क्या संघीय शब्द का भी उल्लेख है क्या? तो याद रखना है कि संघीय शब्द कहीं उल्लेख नहीं है, केवल संघ शब्द का उल्लेख है, और ये लिया गया है कनाडा से, कनाडा के संविधान से लिया गया है। कई सारी चीजें हैं जो अलग अलग संविधान से ली गई, जैसे राज्यपाल का पद, तो राज्यपाल का पद भी कनाडा से लिया गया है। संसदीय, हाँ, संसदीय शासन प्रणाली भी कनाडा से लिया गया है। केंद्र राज्य संबंध भी कनाडा से लिए गए हैं। क्लियर है? तो ये चीजें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। निम्नलिखित में से किसने उपरोक्त वाक्य को संविधान सभा के बहिस में कहा था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। पृथक मताधिकार, भाई सबसे अधिक क्या हुआ था कि नाराज कौन था? जो भारत का बंटवारा हुआ उससे नाराज कौन था? और नाराज की बात अलग है, और भारत में जितने भी रियासतें थी, देसी रियासतें, उनको मिला कौन रहा था भारत में? भाई सरदार पटेल ही तो मिला रहे थे। ऑप्शन सी, तो इनका ही ये स्टेटमेंट आया था, भाई अंग्रेज जा चुके हैं परंतु उनकी शरारत छोड़ गए हैं, पृथक मताधिकार नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, सरदार पटेल के ये शब्द थे, वाक्य थे। क्लियर? नेक्स्ट, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी, इसको डीपीएसपी भी शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, और ये लिए गए हैं भैया आयरलैंड के संविधान से। कहाँ से? आयरलैंड। और अगर मैं डीपीएसपी की बात कर लूँ या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात कर लूँ, तो डीपीएसपी को संविधान की आत्मा कहा है, किसने कहा है? ग्रीनविल ऑस्टिन ने, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले। डीपीएसपी का उल्लेख भाग 4 में है, आर्टिकल 36 से 51 में है। और डीपीएसपी को संविधान की आत्मा, स्टेटमेंट ध्यान रखना है, संविधान की आत्मा किसने कहा है? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन सी आयरलैंड से लिया गया है। क्लियर है? अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ प्रावधान है और एक तरफ स्रोत है। इस टाइप के प्रश्न तो अच्छे खासे पूछे जाते हैं। देखिए, मौलिक अधिकार,
मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार आपके यूएसए से लिया गया है, बिल्कुल सही है। राज्य के नीति निर्देशक तो आयरलैंड से लिए गए हैं, अभी पिछला क्वेश्चन देखा, ये भी बिल्कुल सही है। आपातकालीन शक्तियां आपकी जर्मनी से ली गई हैं, ये भी बिल्कुल आपका सही है। लेकिन केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां या केंद्र राज्य संबंध शक्तियां ये ऑस्ट्रेलिया से नहीं ली गई, ये ली गई भैया कनाडा से। कहाँ से ली गई? कनाडा से। तो सी आपका जो है गड़बड़ है। अच्छा, एक चीज याद रखना, ये तो वन लाइनर क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा। अगर आ जाए आपातकाल तो जर्मनी से, अगर आ जाए वित्तीय आपातकाल 3 प्रकार के हैं ना, आर्टिकल 352, 356, 360, 3 आर्टिकल में है। राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, उसके बाद वित्तीय आपात। तो जो वित्तीय आपात है ये खासकर यूएसएस के संविधान से लिया गया है, ठीक है। अगर जब भी आपातकाल सिर्फ आता है तो जर्मनी टिक करना है, अगर वित्तीय आपातकाल आता है तो यूएसए टिक करना है। क्लियर है? तो ये थोड़ा सा डिफरेंस देखते हुए चलो अच्छे से। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो मौलिक अधिकार अभी मैंने आपको बताया है, मौलिक अधिकार यूएसए से लिए गए हैं, ऑप्शन है। और मौलिक अधिकार में बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता ही है। मौलिक अधिकार के बारे में आपको पता ही है कि भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए से। और कैसे हैं? और ये वाद योग्य हैं। कैसे हैं? वाद योग्य हैं। क्लियर है? इनकी प्रवृत्ति वाद योग्य है, ठीक। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर इसके बारे में पता ही है। अगला, हाँ, तो अगला हमारा कोई भी प्रश्न नहीं है, हमारे सारे प्रश्न यहाँ पर समाप्त हो गए हैं। एक चीज बता दूं, ये आज की पहली क्लास थी पॉलिटी की, ठीक है, जो कि खासकर पीसीएस और आरओ इन सभी के लिए, स्टेट पीसीएस जिसमें भी पॉलिटी आता है उन सभी के लिए काफ़ी लाभदायक है। अब इसमें आप अपना सजेशन दे सकते हो कि क्या करना चाहिए, क्या ऐड ऑन करना चाहिए, ज़्यादा डेप्थ में जाऊं या थोड़ा सा स्पीड बढ़ाऊं, क्वेश्चन के नंबर संख्या ज़्यादा हो या कम हो, ठीक है, इस हिसाब से अपना बता सकते हो। पॉलिटी की आज क्लास थी, कैसी क्लास रहने वाली है, आज पॉलिटी हो गई। अब जो भी शेड्यूल है वो मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, उसको एक बार देख लेना कि कौन सा लेक्चर कब होगा। अब इस लेक्चर को चाहे आप प्रीमियर लगेगा तब देखो, चाहे बाद में देखो, चाहे स्पीड में देखो, जो भी करना है करो, लेकिन इसी को करना है। और इसकी जो पीडीएफ है क्वेश्चन आंसर की, वो टेलीग्राम पर डाल दूंगा। प्रैक्टिस करो, इसी की प्रैक्टिस करो, आना सब इसी से है। आरओ में यूपी पीसीएस में लगभग 70% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के होंगे, और वो सभी प्रीवियस ईयर आपको घटना चक्र पूर्वावलोकन से नहीं मिलेंगे, ये भी बता दूं, ठीक है। तो इस वजह से जितने ज़्यादा क्वेश्चन करा रहा हूँ, एक क्वेश्चन हो सकता है 10 बार मैं लेके आऊँ, लेकिन एक एक प्रश्न को डिक्टो उठा के आपको करवाऊंगा। क्लियर है? तो आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। और मिलते हैं अगले वीडियो में इसी के साथ, और एग्जाम से पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। क्लियर? चलिए, नमस्कार।